जय हिंद। आइए अब हम लोग सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे हम लोगों ने इसके पहले सरकारी या कमीशंस की रिपोर्ट और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, इनके रिकमेंडेशंस को जो है पढ़ने का प्रयास किया शॉर्ट एंड स्वीट समरी में। ठीक उसी प्रकार अब जो है हम पूंजी कमीशन, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फेडरलिज्म या संघवाद की जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस पूंजी कमीशंस को हम लोग कई बार कोट करते हैं कि इनके द्वारा यह रिकमेंडेशन सुझाया गया था, अगर सरकार इसे लागू करती तो जो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की जो अवधारणा है उसे और बूस्ट मिलता और जो है पूरे के पूरे सेंटर और स्टेट और डिफरेंट स्टेट एक साथ मिलके टीम इंडिया की तरह काम करता। तो जब भी फेडरलिज्म की जिक्र होती है या कंट्रोवर्सी अराइज होता है, देखो सत्ता के लिए संघर्ष हमेशा होता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्राचीन काल से आदिकाल से ही चला आ रहा है। एक सामान्य सा व्यक्ति एक घर में भी होता है तो वहाँ भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। हु इज सुपीरियर? अगर आप पूरे के पूरे जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल पूरे विश्व में ये मतलब संघर्ष होता है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर अगर आप घर से थोड़ा बाहर निकले तो लोकेलिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और ये सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट जो वाइल्ड लाइफ क्रिएचर होते हैं वहाँ भी आपसी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हु इज मोर सुपीरियर, हु विल बी द किंग ऑफ द जंगल? इज दैट क्लियर? तो इन पॉलिटिक्स में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और इस परिदृश्य में अगर हम बात करें तो यहाँ भी संघर्ष होते रहता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट की अपनी राजनीति है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। जब एक तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे एक समय था कि पूरे के पूरे सेंटर और स्टेट में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन समय और परिस्थितियों के जो है बदलते रहता है। आज देखो कांग्रेस सिमटती जा रही है, डिफरेंट जो रीजनल पार्टी हैं वो इमर्ज कर रहे हैं। फिर जो है अब बीजेपी अभी पावर में है, तो बीजेपी भी कई एक स्टेट्स के पावर में है, बट बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, पंजाब हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ डिफरेंट मल्टी पार्टी सिस्टम में यही होता है कि बहुत सारी भिन्न पार्टियाँ भारत में है। हर रोज जो है कोई ना कोई पार्टियाँ बनती रहती है। तो डिफरेंट सरकार जो है, चाहे कोलाइजन गवर्नमेंट जैसे महाराष्ट्र में भी हो, तो डिफरेंट सरकारें जो है सत्ता में आती रहती है और चेयर के लिए जो है एक पावर्स के लिए, शक्ति के लिए संघर्ष होते रहता है। तो इस संघर्ष जो है कितना कम हो, और यह संघर्ष जो है ना कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित रहे, और जो हमारा सरकारी कार्यक्रम है, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, एट द एंड ऑफ द डे देयर एम एंड ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन, मतलब लोगों का कल्याण, जन कल्याण के लिए ही तो मतलब सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। उद्देश्य तो, पर्पस तो यही है। हाँ, कुछ करप्ट लोग होते हैं कि जो कि अपने जो है जेब भरने में लगे रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मोटो क्या होता है राजनीति का, राष्ट्रनीति का, यही कि हम जन कल्याण में, राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दें। तो ठीक उसी प्रकार जब हम सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात करते हैं कि किस प्रकार से संघवाद की अवधारणा और फले फूले और इस फलीभूत हो, तो इसमें जो है पूंजी कमीशन का एक जो है एक कमीशन, एक आयोग, एक कमेटी भी कह सकते हैं, जिनका रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उदाहरण के तौर पर इनके रिकमेंडेशंस को भी हम जानेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि यह सेकेंड कमीशन है। पहले तो हम लोग सरकारी कमीशन के बारे में पढ़ा था, यह सेकेंड कमीशन है जो कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में कैसे संबंध हैं, कैसे संबंध होने चाहिए, क्या क्या और परिवर्तन की आवश्यकता है, इसको लेकर जो है पूंजी कमीशन का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और यह दूसरी कमेटी थी जो है 2007 में जो है बैठाई गई थी, ठीक है। और जो इनके चेयरमैन हैं वो फॉर्मर जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, मदन मोहन पुंची, ठीक है। तो देखोगे बार बार मतलब जो चेयरमैन रहते हैं उन्हीं के नाम से जो है उस कमेटी का नाम रख दिया जाता है, क्योंकि पॉपुलर वो व्यक्ति होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो मदन मोहन पुंजी जो है इन्हीं के नाम से पूंजी कमीशन, ठीक है, पॉपुलर हुआ। जैसे देखिए
1947 में 48 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान को क्या कहा गया था? लिविंग डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? मतलब वो जीवित है, जीवित अवस्था में। जीवित व्यक्ति बढ़ता है, फलता है, फूलता है, अपना स्वरूप बदलता है। इज दैट क्लियर? लिविंग थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, दे ग्रोथ, मतलब उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दे कह सकते हैं ना कि गिव अस सम स्वीट फ्रूट, वो मीठे फल भी देते हैं, वृक्ष लगते हैं, नए नए पत्तियां आते हैं। ठीक, वो प्रथम एक प्रकार से कह सकते हैं उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र भी है। तो समय और परिस्थितियों के साथ आज जैसे हम लोग 7 से 8वें दशक में अब कुछ ही दिनों के बाद हम प्रवेश करेंगे, तो अब जो है पूरी के पूरी जो है समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी 1947-48 के बाद। अब जो है या फिर इस 2007 में जो है कह सकते हैं 1990 से पहले कि हमारी इकोनॉमी कुछ डिफरेंट थी। लिबरलाइजेशन के बाद फिनेंशियल रिलेशन वो बदल रहा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को देखते हुए जैसे जैसे चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, ठीक है, उसी प्रकार संबंधों में और कैसे प्रगाढ़ लाया जाए और कैसे उसे सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, ताकि राष्ट्र की उन्नति प्रगति हो सके। तो यही है पुंची कमीशन, सेकेंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2007। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट जो है 2010 में आया। 2007 में इसका गठन किया गया था, लेकिन रिपोर्ट जो है 3 साल में 2010 में आता है। ठीक है, अप्रैल के महीने में। तो ये 310 रिकमेंडेशंस जो है इनके द्वारा भेजा गया था। और जब यह अपनी जो है कमेटी के जितने भी सदस्य थे बैठकर जब विचार विमर्श कर रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे, तो उसमें सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन, सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स, ठीक है, और जो भी अब तक के लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए हों सेंटर स्टेट के रिलेशंस पे, ठीक है, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने विश्लेषण किया, उसकी सहायता ली, उनसे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं सीखा गया, और अपनी जो है फिर उस समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में भी कह सकते हैं कुछ चीज़ें बताई हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो 310 रिकमेंडेशन बताया गया इनके द्वारा। तो 310 रिकमेंडेशन तो खैर यहाँ कवर अप करना मतलब बहुत दिन लग जाएगा। कुछ मूलभूत, कुछ बेसिक, क्योंकि सेंटर और स्टेट को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रिसेंटली देखो एक डैम का जो है एक्ट पारित किया गया है, मतलब एक प्रकार से भारत सरकार के द्वारा, लेकिन डैम जो होता है, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो रिसेंटली अभी अभी मद्रास हाई कोर्ट में मतलब कुछ लोगों ने लिटिगेशन दायर किया है, मतलब एक प्रकार से उसके अगेंस्ट, यह कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के खिलाफ है या फिर अगेंस्ट है या फिर फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, खिलाफ है, या फेडरलिज्म पर एक आघात है। वह इसलिए क्योंकि यह स्टेट लिस्ट में है और सेंटर जो है सिर्फ सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे रूल्स रेगुलेशन को फ्रेम कर सकती है थ्रू द पार्लियामेंट। लेकिन क्योंकि डैम जो है एक स्टेट लिस्ट है और सेंटर ने इस पे कानून बनाया है, इसको लेकर जो है विवाद हो चुका है। तो हर चीज़ को लेकर कह सकते हैं ना कि विवाद चलते रहता है सेंटर और स्टेट के मध्य में, डिफरेंट स्टेट के मध्य में भी। जैसे कोई अगर रिवर वाटर है तो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट देखो होते रहता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, उसको लेकर भी संघर्ष होते रहता है। तो डिफरेंट समय पे डिफरेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहते हैं। लेकिन हाँ, यही तो राजनीति है और इसी में तो दिलचस्पी मिलती है। और फिर हमारा डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन करता है। फिर सेंटर और स्टेट अपने जो है इंटर काउंसिल के माध्यम से उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। स्टेट क्लियर? तो हम लोग अब समझेंगे कुछ इनके रिकमेंडेशंस, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ रिकमेंडेशन लिख रखे हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट लिस्ट 3 सब्जेक्ट। देखो सभी को मैंने अभी बताया कि 3 प्रकार के लिस्ट है, मतलब एक शक्ति है, शक्ति का 3 भागों में विभाजन किया गया। एक सेंटर यूनियन लिस्ट जिसे बोलते हैं, जिसपे कि केंद्र सरकार स्वतंत्र है उस पर नियम कानून बनाने के लिए। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसपे कि राज्य सरकार को दिया गया है, ठीक है, कि आप इन सब्जेक्ट्स पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए आप कानून बना सकते हैं। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट,
समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो है नियम बना सकते हैं। और इन डेट केस कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो कि सेंटर भी बना रखा है और स्टेट भी बना रखा है, तो सेंटर का नियम लागू होगा अगर वह सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट का है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इनकी रिकमेंडेशंस हैं, पुंजी कमीशन का रिकमेंडेशन है कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उसका सही प्रकार से, ठीक है, उसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो कंकरेंट लिस्ट भी है उससे संबंधित कोई नियम कानून बनाने से पहले एक बार राज्य सरकारों से सलाह ले लिया जाए। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट तो पूरा का पूरा उसका सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, उसमें तो कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मतलब सेंटर को। हालांकि सेंटर अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट के कोई सब्जेक्ट को थ्रू अमेंडमेंट उसे कंकरेंट लिस्ट में डाल के, जैसे एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, अब उसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है, अब उस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती हैं। तो मतलब केंद्र सरकार यहाँ कह सकते हैं ना कि सर्वोच्च शक्तिमान है। भारत में जो है अमेरिका की तरफ फेडरलिज्म नहीं है कि स्टेट का अलग फ्लैग है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग इलेक्शन कमीशन है, अलग जुडिशरी, नहीं। भारत में डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। तो वह यूनियन ऑफ स्टेट जो है डिफरेंट स्टेट को मिलाकर नहीं बनाया गया है, बल्कि भारत सरकार फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हमने छोटे छोटे प्रोविंसेस में उसे डिवाइड किया है, और इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, अविभाज्य, उसका विभाजन नहीं हो सकता। अमेरिका का क्या है कि डिफरेंट स्टेट मिलके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया, भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी जो स्टेट लिस्ट का भी सब्जेक्ट है, सेंटर उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है, कंकरेंट में डालती है, तो वो उस पर कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पुंजी कमीशन का है कहना कि जो भी आप अगर कंकरेंट लिस्ट पे भी अगर आप कानून बनाते हैं, ठीक है, तो एक बार जो है पूरी के पूरी जितने भी स्टेट्स हैं उसे राय मशवरा ले लिया जाए, ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को देखना होता है, उनके रीजनल अपना पॉलिटिक्स भी होता है जिन्हें वो करते हैं। ठीक है, आगे है ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन यूनियन एंड स्टेट। देखो, जो भी एक एग्रीमेंट होता है ना पूरे के पूरे यूनियन और स्टेट के मध्य में, चाहे फिनेंशियल पावर को लेकर या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लेकर, तो उसके मध्य में मतलब केंद्र और राज्य सरकार के मध्य में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट इन द सेंस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट डिफिसिट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली जो है पंजाब में प्रधानमंत्री गए और उनका काफिला जो है फिर बीच हाईवे में रोका गया और वहाँ से वहाँ रिटर्न हो जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाद में इसके क्या मतलब रिपोर्ट में आता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक एसेसिनेशन की साजिश थी, क्या है नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार का म्यूचुअल ट्रस्ट डिफिसिट है कि आप एक देश के प्रधानमंत्री को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो कि अभी पूरे के पूरे भारत के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति, आप उसे रोक रहे हैं। और अगर वो चाहे तो एक मिनट में जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है अंडर आर्टिकल 356 आपके सरकार को हटाकर वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर के पास अधिकार है, कोई रोक भी नहीं सकता, नॉट इवन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन यह दर्शाता है कि राज्य और केंद्र के बीच में एक प्रकार का ट्रस्ट डिफिसिट है। ठीक है, कोई भी उसके कारण रहा हो, भले वो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार, लेकिन कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे है रिस्ट्रेंट इन असर्टिंग पार्लियामेंट्री, जो है यूनियन के बारे में कहा जा रहा है कि यूनियन को जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को असर्ट करने से बचना चाहिए। यह सर्वविदित है, सब जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो सुप्रीम है, और राज्य सरकार की सेंटर के पास कह सकते हैं कि जीरो पावर है एक प्रकार से मानूं तो, क्योंकि सेंटर कभी भी किसी भी स्टेट को चाहे तो यूनियन टेरिटरी घोषित कर सकती है, सेंटर को डिवाइड कर सकती है, 2 स्टेट बना सकती है। ठीक है, सेंटर अगर चाहे तो कोई भी स्टेट्स के बाउंड्री को चेंज कर सकती है। तो एक प्रकार से जो है केंद्र के पास यह शक्ति नहीं थे,
ठीक है, और एक प्रकार से सुप्रीम है केंद्र सरकारें, ठीक है। वह इसलिए भी किया गया था ताकि भविष्य में कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है लॉन्च करके भारत से अलग ना हो, इसके लिए केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई थी, क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में ऑलरेडी भारत का विभाजन हो चुका था, तो इसलिए भी। लेकिन पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन है कि हाँ, हालांकि जो है सुप्रीमेसी केंद्र की ही होती है, लेकिन अगर आपने स्टेट का निर्माण किया है, आपने अगर स्टेट का दर्जा दिया है, तो कम से कम उनका भी सम्मान करें, ठीक है। तो आपको पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की डिग्निटी और स्टेट सब्जेक्ट का भी सम्मान होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ कंटिन्यू ऑडिटिंग रोल इंटर स्टेट काउंसिल। देखो, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन या निर्माण करने का रिकमेंडेशंस सरकारिया कमीशन में भी था। तो जो भी इंटर स्टेट काउंसिल्स का गठन होता है, इसमें जो है आपस में डिफरेंट राज्य और केंद्र मिलकर जो है कोई भी विचार विमर्श, निर्णय कोई भी इशू पे, कोई भी टॉपिक पे करते रहता है। तो इसके रोल को जो है ऑडिट करते रहना चाहिए एक प्रकार से, ठीक है। यही पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन। आगे है 6 मंथ बिटोल्ड बाय द प्रेसिडेंट असेंट टू स्टेट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, हमारे संविधान में यह प्रावधान दिए गए हैं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पारित किए गए कोई भी कानून तब तक कानून का रूप नहीं लेगी या तब तक उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर नहीं किया गया हो, ठीक है। सेम कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए अप्लाई होता है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पारित किए गए कानून वह तब तक कानून का रूप नहीं लेगा, तब तक उसे इन्फोर्स नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनकी जो है एक प्रकार के हस्ताक्षर और मुहर ना लग जाए। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भले ही पारित कर दिया, लेकिन जब तक गवर्नर उसे रेक्टिफाई नहीं करेंगे, उसे सहमति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक वह कानून का रूप नहीं, एक प्रकार से उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। और गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वह कुछ एक बिल को जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल नेचर है वह रिजर्व कर लेते हैं और उसे बोल देते हैं कि हम प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं। अब प्रेसिडेंट उसको जो है सहमति अगर व्यक्त किए हैं, तब वह राज्य सरकार का कानून वह लागू हो पाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी गवर्नर के द्वारा रिजर्व कर लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं, ऐसे बिल को कम से कम 6 महीना के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट उसमें या तो हस्ताक्षर कर दें या रिटर्न कर दें। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर का एक प्रकार से यह सस्पेंसिव वीटो है कि वह चाहे तो किसी बिल को एसेंट दे सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, किसी बिल को वह रिटर्न कर सकते हैं कि इसमें और सुधार करके पारित कीजिए, और या चाहे तो वो विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब ना रिटर्न करेंगे और ना सहमति देंगे, जैसा है वैसा रहने दो। उनके पास सस्पेंसिव वीटो है और कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको कितने दिनों में जो है एक्सेप्ट मनी बिल, ठीक है। और मनी बिल क्यों? मनी बिल भी प्रेसिडेंट के प्रियोर रिकमेंडेशन और अप्रूवल के बाद ही टेबल होता है, इसलिए वो तो एसेंट एक प्रकार से पूर्व अनुमति पहले ही उसमें दिया जा चुका है, तो उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो यही कहा जा रहा है कि जब भी प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर कोई बिल को रिजर्व रखते हैं कि हम इसी बिल को जो है प्रेसिडेंट की सहमति के लिए भेजेंगे, इन दैट केस जो है प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति कम से कम 6 महीना के अंतर्गत उस बिल पर अपना निर्णय ले लें, ताकि स्टेट भी खुश रहेगा और प्रेसिडेंट की गरिमा का सम्मान भी होगा, ठीक है। आगे है इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर। देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जिस प्रकार से प्रेसिडेंट को राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इम्पीच किया जाता है, मतलब उसे उनके पद से पदयुक्त उन्हें हटाया जाता है, उन्हें मतलब एक प्रकार से, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कोई होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, तो उन्हें उस कह सकते हैं जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कह सकते हो या संसद कह सकते हो, दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के जरिए उन्हें इम्पीच करके उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। और यही पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन है कि सेम पावर गवर्नर के लिए भी हो, कि अगर गवर्नर राज्यों के, ठीक है, सरकार के द्वारा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके द्वारा अगर 2/3 मेजोरिटी के द्वारा इम्पीच कर दिया जाए तो गवर्नर भी अपने पद से हट जाएंगे।
ये प्रावधान जो है पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन है कि इसे भी लागू करना चाहिए। आगे है कि गवर्नर गिव एसेंट विद इन 6 मंथ, और कोई भी बिल वगैरह हो उसे गवर्नर भी 6 मंथ में अपनी सहमति दे। ये रिकमेंडेशन है, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। संविधान में प्रावधान है कि उनके पास अधिकार है, या तो गवर्नर कोई बिल को सहमति प्रदान कर सकते हैं, या कोई किसी भी बिल को वो जो है रिटर्न कर सकते हैं, कि सरकार को कहते हैं रिटर्न करके कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है, या अपने कुछ रिकमेंडेशंस के साथ। और तीसरा, या तो वो अपने पास जो है एज इट इज रहने देंगे, एक प्रकार से सस्पेंसिव वीटो की तरह। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि गवर्नर कम से कम 6 महीने के अंतर्गत जो है उस बिल पे सहमति व्यक्त करते हैं, मतलब एक प्रकार से टाइम लिमिट फिक्स करने की बात कही जा रही है। इज दैट क्लियर? ये रिकमेंडेशंस है। आगे है रूल ऑफ गवर्नर अपॉइंट सीएम हंग असेंबली। देखो, और इसके साथ साथ गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, कई बार देखोगे भारत की जो पिछली सरकार थी, ठीक है, मनमोहन जी की सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, या उससे भी पहले जनता पार्टी वगैरह, या फिर पूरे के पूरे फ्रंट कह सकते हैं कि अलायंस, या जो भी सरकार बनी ना, मतलब राजीव गांधी या नरसिम्हा राव के बाद, मतलब पूरी के पूरे एक प्रकार से कोलाइजन गवर्नमेंट थी, मिलीजुली सरकार थी। एक बार आपने सुना भी होगा कि अटल जी की सरकार जो है 13 दिन में गिर जाती है, मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस परिस्थिति में प्रेसिडेंट जो है यह निर्णय लेते हैं कि जो मेजॉरिटी के कह सकते हैं कि जो पार्टी के लीडर होते हैं उन्हें जो है वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी मेजॉरिटी सिद्ध करनी होती है, और ऐसा परिस्थिति कभी कभी क्रिएट भी हो जाता है। जैसे अभी महाराष्ट्र में कोलाइजन गवर्नमेंट है, स्टेट क्लियर, जिसमें कि 3 पार्टियां, कांग्रेस और शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, और एक और पार्टी है, राइट नाउ नॉट एबल टू रिकॉल देयर नेम। ठीक है, तो 3 पार्टियां हैं, वहाँ मिलकर सरकारें चला रही हैं। तो इन एनी केस अगर किसी भी पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर निर्णय लेते हैं कि किसी मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया जाए। ये गवर्नर का डिस्क्रिमिनेटरी पावर, एक प्रकार से विवेकाधिकार है, मतलब विवेक के अनुसार वह निर्णय लेते हैं। ठीक है, विवेकाधीन है, उनके अंतर्गत है। तो ये रोल ऑफ गवर्नर है, गवर्नर का, या कह सकते हैं उस वक्त जब वो सीएम को अपॉइंट करेंगे उस वक्त उनकी अपनी बुद्धि और प्रखरता के अनुसार जो है वो निर्णय लेते हैं। और इसके लिए जो है एक बात कही गई है कि आपको कुछ गाइडलाइंस जो है पुंची कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए गए थे कि उस गाइडलाइंस के जरिए जो है आप किसी एक सीएम की नियुक्ति करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो मन में आए जिससे कर दिए, नहीं, देयर वर सम गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस। और आगे है आर्टिकल 356, सबसे कंट्रोवर्शियल है, जहां की प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होते हैं, इन दैट केस गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के पास लेटर भेजते हैं, ईमेल करते हैं, ठीक है, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इन दैट केस राष्ट्रपति वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देते हैं और गवर्नर के थ्रू पूरा का पूरा स्टेट को रन किया जाता है। तो कहा जा रहा है पुंची कमीशन के द्वारा, और यह सरकारी या कमीशन के द्वारा भी रिकमेंड किया गया था कि धारा 356 जो है आर्टिकल 356 का जो एज ए लास्ट रिसॉर्ट, मतलब अंतिम, जब कोई विकल्प ना बचे, मतलब इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव एंड द ओनली अल्टरनेटिव इज 356, जब कह सकते हैं ना कि मया एक प्रकार से जब तर्कश के सारे तीर समाप्त हो गए हों तभी ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। तो वही मतलब एकदम लिमिटेड यूज होना चाहिए, एकदम कम से कम धारा 356 का प्रयोग करें, और एक प्रकार से जो है एकदम लास्ट रिसॉर्ट, जब कोई विकल्प ना बचा हो उस परिस्थिति में इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे है एम्पावर्ड कमिटी फाइनेंस ऑफ स्टेट। बहुत सारे फाइनेंस कमीशन वगैरह बैठते रहते हैं, लेकिन एक कहा जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन, जैसे अभी जीएसटी काउंसिल है ना, तो जीएसटी काउंसिल में जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आके भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, सेंटर के मतलब, और पूरे के पूरे एक प्रकार की काउंसिल है, एक मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं, कि जिसमें कि सारे स्टेट के प्रतिनिधित्व यहाँ बैठ कर जो है
इकोनॉमिक मेजर्स और स्टेप लिए जाते हैं, चाहे टैक्स वगैरह से रिफॉर्म, सुधार या बदलाव कुछ, ठीक है, जीएसटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो उनका जो है रिकमेंडेशन था कि एम्पावर्ड कमिटी फाइनेंस ऑफ स्टेट, डिफरेंट स्टेट का जो है एक जगह मिलकर फाइनेंस से संबंधित जो है, क्योंकि देखो लिबरलाइजेशन के बाद अभी जो है पूरे के पूरे भारत का जो है ग्रोथ देखा जाता है। तो भारत तभी ग्रोथ कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा जब पूरे के पूरे स्टेट जो है डेवलप्ड करे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब में, और देखिए इकोनॉमिक जो है एक जगह से नहीं होता कि मतलब आप झारखंड से हैं तो झारखंड का कोल झारखंड में रहेगा। अब झारखंड में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, गुजरात में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है उसको ट्रेड करेंगे लोग, मार्केट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिटेल हो, मतलब पूरी की पूरी उसकी मैन्युफैक्चर, जैसे कोई एक पार्ट्स है तो गुजरात में उसका प्रोडक्शन होता है, हो सके उसकी रॉ मटेरियल कहीं अदर स्टेट से आती हो सके उसे मार्केट मुंबई में मिलता हो, रॉ मटेरियल राजस्थान से आता हो, प्रोडक्ट को दिल्ली में बेचा जाता हो। इज दैट क्लियर? तो एक प्रकार से बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें हैं। तो इंटर स्टेट समन्वय, इंटर स्टेट कॉरपोरेशन अच्छा रहे, इसके लिए जो है ऐसे कमीशन और आयोग जो है बैठाने चाहिए। आगे ऑल इंडिया सर्विसेज को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है, जैसे IAS IPS वगैरह है ना यूपीएससी के अंतर्गत। तो उसमें जो है ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि जुडिशियल में आए, हेल्थ में आए, एजुकेशन में आए, ऑल इंडिया सर्विसेज हो पूरे भारत के लेवल पे। स्टेट क्लियर? तो ये सब पूंजी कमीशन के कुछ रिकमेंडेशंस थे, जो ऐसे एग्जाम्पल और बहुत सारे रिकमेंडेशन मैंने पहले बताया 310 रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिए गए हैं। यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर आपको हम यहाँ समझाने का प्रयास करें, ठीक है? इज दैट क्लियर? सो दैट नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.